क्वेश्चन नंबर 21 पर कह रहा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। अब बताइए 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। जैनेन्द्र कुमार हैं, गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं या फिर लल्लू लाल हैं। जल्दी से आंसर करेंगे 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। तो हमारा जो प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता, उसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गोकुलनाथ जी की। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। प्रश्न में पूछा गया है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। द्विवेदी युग में हुई या फिर भारतेंदु युग में हुई या फिर छायावादी युग में हुई या फिर प्रगतिवाद युग में। किस युग में? बिल्कुल, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। और किसने की थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना? कल ही पहले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, किस सन में हुई थी। कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुई थी। हमने इस बारे में कल चर्चा की थी कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इसके जो रचना या कह सकते हैं इसकी जो स्थापना थी वो श्याम सुंदर दास जी ने की थी। किसने की थी? श्याम सुंदर दास। अगला हमारा प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। देखिए अगले ही प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है, तो आंसर इसका सबको पता है। जल्दी से आंसर करेंगे और जल्दी से हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट 2013, 2009, 2007, 2004 में रिपीटेडली इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। और अथवा में भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। तो जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल अब तो सभी का आंसर आना ही चाहिए। सबको पता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने 1893 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि इसकी स्थापना काशी में हुई थी इसीलिए इस सभा के आगे काशी नाम आप देख रहे होंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी उत्तर प्रदेश में 1893 में श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहां से मुझे लगता है कोई भी डाउट आपको नहीं है, सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी 4 विकल्पों में आपको उस विकल्प को छांटना है जो भारतेंदु युग से संबंधित हैं, जो भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं। आपके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल और जैनेन्द्र कुमार। इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग से संबंधित हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। जितने भी लोग यहां पर ए आंसर कर रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र के लिए आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक दिन आएगा, ऐसा जल्द ही आएगा, जब आप जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस पर अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत कर चुके होंगे। जल्दी से आंसर करेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है। ये तो हमारा हो गया कि हाँ ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र है। बिल्कुल सही आंसर किया है जितने भी लोगों ने ए के लिए आंसर किया है। प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल सही आंसर है। अब ये आंसर कर दीजिए जल्दी से, अगर आपने कल की क्लास देखी है, कि प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है। जल्दी से बताइए प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। ए तो सही है, प्रताप नारायण मिश्र। अब ये बताइए कि प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न पूछ रहा है कि सदल मिश्र की रचना कौन सी है। जल्दी से बताइए, क्या प्रेम सागर है या नासिकेतोपाख्यान है, सुख सागर है या उदयबान चरित है। जल्दी से आंसर करिए, सदल मिश्र की रचना कौन सी है। जितने भी लोग यहां पर बी आंसर कर रहे हैं, नासिकेतोपाख्यान के लिए आंसर कर रहे हैं, उन सभी का एकदम सही है। सदल मिश्र की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान। और पेपर में भी ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है जो बार बार रिपीटेडली पूछा जाता रहा है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अब जल्दी से बताइए प्रेम सागर किसकी रचना है
और सुख सागर किसकी रचना है? इन दोनों के लिए भी जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन जिनको अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, आगे गलत नहीं होना चाहिए। प्रेम और इनके नाम में भी है सदा सुख लाल, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो सुख सागर के रचनाकार हैं सदा सुखलाल और प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। तो प्रेम में लल्लू बन गए और सुख सागर में सुखलाल आ गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है। अभी इसके पहले भी एक प्रश्न आया था जिसमें प्रताप नारायण मिश्र आए थे। अब ये बताइए कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लाल मिश्र प्रभाकर हैं, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद हैं? जल्दी से आंसर करेंगे। जितने भी लोगों का आंसर यहाँ पर ए है, बालकृष्ण भट्ट है, उन सभी का बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु युग के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ये सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम ब्राह्मण पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका के बारे में भी आज भी हमने चर्चा की है और कल भी की थी। तो जल्दी से आंसर करिए कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम सभी लोग आंसर करेंगे। आगे अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल, ध्यान दीजिएगा, गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? जल्दी से आंसर करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दी है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास ने दी है? किसने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है? कई बार हमें पेपर में इंपॉर्टेंट नाम देकर घुमाने की कोशिश कर दी जाती है। अब जैसे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले विकल्प में आ गया तो सबको लगेगा कि यहाँ पर आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल नहीं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उन्होंने ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल की संज्ञा दी है। तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए, अपनी कॉपी में अभी नोट करिएगा। बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और आगे अगले प्रश्न को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। प्रश्न में पूछा गया है, अगर आपने अभी अच्छे से समझा होगा, पुराने ही प्रश्नों से संबंधित ये प्रश्न है। पूछ रहा है कि भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन हैं? बाबू गुलाब राय हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी हैं? इनमें से आंसर करिए कि भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार, ध्यान दीजिएगा, पत्रकार कौन है? जिनका भी बी आंसर आ रहा है, जितने भी लोग बालकृष्ण भट्ट आंसर कर रहे हैं, अभी अभी उनको पता है कि हमने 2 प्रश्न पहले ही पढ़ा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की एक बहुत ही उल्लेखनीय पत्रिका है, जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न इसी तरह से घुमाकर ही पूछता है। आपने पढ़ा है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं, आपने ये भी पढ़ा है कि भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। अब प्रश्न में आपको थोड़ा सा घुमाकर ये पूछ लिया कि भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है। तो पत्रकार तो वही होगा जो पत्रिका का संपादन करेगा। तो बस आपका आंसर था बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि वो भारतेंदु युग के भी हैं और उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। इसी तरह से बस घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? जल्दी से आंसर करिए, सरल क्वेश्चन है। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? आपसे पूछा गया है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल।
जितने भी लोग यहां पर ए आंसर कर रहे हैं, यानी कि भारतेंदु युग के लिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको काफी नॉलेज है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं कि ये लो रेंज का क्वेश्चन है, लो लेवल का क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल सब कोई जानता है। अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल कोई कहा गया है तो वो भारतेंदु युग है। ठीक है, तो क्लियर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसको माना जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का जनक कौन माने जाते हैं? यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक के बारे में पूछा गया। जनक यानी पिता, तो हिंदी साहित्य का पिता किसको माना जाता है? आंसर करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर इंसा अल्लाह खां? किसको हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है? जितने भी लोग यहां पर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए आंसर कर रहे हैं, एकदम सही आंसर है। हिंदी गद्य साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है और इन्हीं को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। सब लोग जानते हैं। भारतेंदु युग का समय काल क्या था? जितने भी लोग 1868 से 1900 या 1850 से 1900 आंसर कर रहे हैं, गलत किसी का भी नहीं है। सिर्फ फर्क इतना पड़ जाता है कि आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग पढ़ने को मिलता है, क्योंकि समय काल का एक निश्चित निर्धारण नहीं हो पाता। तो दोनों ही सही हैं। 1850 से 1900 भी सही है और 1868 से 1900 भी सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट माना जाता है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो यही माना जाता है कि 1850 से 1900 ईस्वी के बीच का समय भारतेंदु युग का समय कहलाता है। तो आपको परीक्षा में ज्यादातर चांसेस हैं कि 1850 ही आपको विकल्प में देखने को मिलेगा, 1850 से 1900 के बीच में। अगर वो नहीं मिलता है तो ध्यान रखिए कि 1868 भी सर्वमान्य होता है, सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन फिक्स अगर सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है 1850 से 1900। तो जब समय की बात आती है तो हमें कई प्रकार से समय को मैनेज करना पड़ता है। जैसे द्विवेदी युग है वो 1900 से 1900 कहीं 18 देखने को मिलता है, कहीं 1919 देखने को मिलता है, कहीं 1922 देखने को मिलता है। तो हमें अपने माइंड को सेटअप करना पड़ता है, माइंड को लेके चलना पड़ता है कि आसपास के समय में सभी के सभी जो जिन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है या उसके बारे में बताया है, तो वो अपने अपने हिसाब से सबके मत अलग अलग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1850 से 1900 भी याद रखिए और 1868 से 1900 भी याद रखिए, दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सर्वमान सबसे ज्यादा प्रचलित है 1850 से 1900। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे आने वाले प्रश्नों में हो सकता है आपको देखने को भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? आ गया अगले ही प्रश्न में। तो अगर जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? 1750 से 1850, 1850 से 1900, 1900 से 1920 और 1920 से 1936। जल्दी से आंसर करेंगे। ध्यान से जिसने सुना होगा उसको आंसर पता होगा। बिल्कुल, देखिए जो लोग 1868 कर रहे थे आंसर, उनसे मैं बताना चाहूंगा कि ध्यान रखिएगा 1850 को भी माइंड में याद रखिए। 1850 अगर मान लीजिए आपको वहां 1868 नहीं मिला तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए 1850 से 1900 ईस्वी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खा नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। 1850 से 1900 ईस्वी के बीच का समय भारतेंदु युगीन गद्य का समय माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व। प्रश्न में कह रहा है कि भारतेंदु युग से पूर्व यानी कि भारतेंदु युग से पहले के गद्य के लेखक कौन है? तो चारों विकल्पों में आपको वो विकल्प छांटना है जो भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य के लेखक हों। जल्दी से आंसर करिए।
मुंशी सदासुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट और महादेवी वर्मा। इनमें से कौन है जो भारतेंदु युग से पूर्व के यानी भारतेंदु युग से पहले जो गद्य के लेखक रहे हों? तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगर कल का वीडियो देखा है तो मैंने महादेवी वर्मा के बारे में आप सभी को बता दिया था कि महादेवी वर्मा छायावादी युग के जो 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, उसमें जो वर्मा लास्ट में आता है वो महादेवी वर्मा के लिए कहा जाता है। तो देखिए, छायावादी युग की है महादेवी वर्मा, तो नॉर्मल सी बात है कि भारतेंदु युग के बाद यानी भारतेंदु युग के उत्तर में गद्य की लेखिका रही हैं महादेवी वर्मा। तो ये तो आपका प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि महादेवी वर्मा भारतेंदु युगीन गद्य से बाद में आई हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। रामचंद्र शुक्ल भी आपके द्विवेदी युग और छायावादी युग के समकालीन माने जाते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल भी आपका आंसर नहीं है। तो यहां पर जितने भी लोग का या फिर ए आंसर कर रहे हैं, मुंशी सदासुखलाल के लिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छे। मुंशी सदासुखलाल भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य के लेखक माने जाते हैं। अब आंसर करिए कि मुंशी सदासुखलाल की वो प्रसिद्ध रचना कौन सी है जिसके लिए उनका नाम हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। मुंशी सदासुखलाल की रचना का नाम है सुख सागर, प्रेम सागर। बिल्कुल, प्रेम सागर लल्लूलाल और सुख सागर मुंशी सदासुखलाल। तो यहां से क्लियर है, भारतेंदु युगीन पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल, हमारा आंसर है मुंशी सदासुखलाल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक है। देखिए, प्रारंभिक गद्य लेखक में से 2 राजाओं में से किसी एक का नाम आपको अगर पता है तो बता दीजिए। इनमें से विकल्प में से कौन है जो प्रारंभिक 2 जो गद्य लेखक थे उनमें से जो 2 राजा थे उनमें से कौन है? मुंशी सदासुखलाल हैं, या फिर सदल मिश्र हैं, या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, या फिर लल्लूलाल है? जल्दी से आंसर करिए, 2 राजाओं में से एक कौन है? इनके नाम में ही हमें राजा सुनने को मिल जाता है। तो बिल्कुल मिक्स आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल, शोभित सिंह कुशवाहा ने लिखकर भी दे दिया है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। बिल्कुल, राजा शिव प्रसाद, इनका पूरा नाम है ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। लेकिन विकल्प में राजा इसलिए नहीं लिखा गया, नहीं तो सभी लोगों को आंसर पता चल जाएगा कि जब इनके नाम में राजा है तो यही राजा होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक गद्य लेखकों में जो 2 राजा थे उनमें से एक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो हमारा आंसर सी यहां पर सही है। जल्दी से आंसर करिए, सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक आंसर करिए। अभी अभी हमने चर्चा की है सुख सागर के लेखक, सभी को पता है। जितने लोग यहाँ पर मुंशी सदासुखलाल के लिए आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। तो सुख सागर के रचनाकार है मुंशी सदासुखलाल, और हमें पता है लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर। तो क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ देखिए, सदल मिश्र की रचना हमने आज पढ़ी थी कि नासिकेतोपाख्यान है, तो इसको भी याद रखिएगा। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदासुखलाल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से, यानी कब हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी प्रदान की गई, किस सन में प्रदान की गई, ये आंसर करना है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, किस सन में किया गया? 1860 में किया गया, 1865 में किया गया, 1875 में किया गया, या फिर 1880 में किया गया? आंसर करेंगे, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से किस सन में सुशोभित किया गया? हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सन 1880 में, ध्यान रखिएगा, सन 1880 में, यहां पर मैं लिख देता हूं 1880 में भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को 1880 में। ध्यान रखिएगा, इस सन को कंफ्यूज मत होइएगा। जितने लोग 1865 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान रख लीजिए,
इसको भूलना नहीं है। आपका आंसर 1880 है, ना कि 1865। इसलिए ध्यान रखिएगा 1880 में भारतेंदु की जो उनको उपाधि प्रदान की गई थी वो 1880 में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मैं बार बार इसमें राजा इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि इनके नाम के आगे राजा लगाया जाता है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? जल्दी से आंसर करिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु से पूर्व के युग के, यानी भारतेंदु पूर्व युग के हैं, या फिर भारतेंदु युग के हैं, या फिर द्विवेदी युग के हैं, या फिर छायावादोत्तर युग के हैं? किस युग के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? सभी लोग आंसर करेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु युग के नहीं हैं, पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? पूर्व भारतेंदु युग या भारतेंदु से पूर्व के युग के लेखक हैं। हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। और अगर हम भारतेंदु पूर्व युग के समय की बात करें, यानी इसका काल क्या था, समय सीमा क्या थी पूर्व भारतेंदु युग की, तो समय सीमा ध्यान रखिएगा 13वीं शताब्दी से सन 1850 ईस्वी के बीच का जो समय है, 13वीं शताब्दी से सन 1850 ईस्वी के बीच का जो समय है वो पूर्व भारतेंदु युग का समय माना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता के बारे में आंसर करिए। आज ही हमने इस रचना के बारे में चर्चा की है और आपको आंसर करना है कि इसके रचयिता कौन है। इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर काशीनाथ खत्री? आंसर करेंगे। सदल मिश्र के लिए जितने लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर है। आज ही हमने इसके बारे में चर्चा की हुई है। जस्ट 15 या 20 मिनट पहले हमने इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है, सभी का एकदम सही आंसर दे रहे हैं सब लोग। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो यहां पर हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सदल मिश्र। आगे अगला प्रश्न आप जल्दी से आंसर करिए। निम्न में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? ध्यान दीजिएगा, गोसाई गोकुलनाथ की रचना पूछ रहा है। श्रृंगार रस मंडन है, या फिर 84 वैष्णवन की वार्ता है, या फिर अष्टयाम है, या फिर पद्म पुराण? जल्दी से आंसर करिए। पद्म पुराण, अष्टयाम, श्रृंगार रस मंडन, या फिर 84 वैष्णवन की वार्ता? गोसाई गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग यहां पर बी आंसर कर रहे हैं, जितने भी लोग यहां पर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी को जानकारी होनी चाहिए कि गोसाई गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की रचना है। गलत मत करिए, बहुत लोग मिक्स आंसर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, गोसाई गोकुलनाथ की जो रचना है उसका नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। अब आगे से एक प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो बी आंसर सभी का सही है। जितने लोग बी आंसर कर रहे हैं उन सब का बिल्कुल सही है। आगे अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। देखिए ऊपर के जो प्रश्न था उसमें, उस प्रश्न में हमारे पास विकल्प में श्रृंगार रस मंडन भी था। अब वही प्रश्न आपसे रिपीट करके पूछा है कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महादेवी वर्मा है, गोसाई विठलनाथ है, या फिर राधा चरण गोस्वामी है? जल्दी से आंसर करिए। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? सी आंसर कर रहे हैं गोसाई विठलनाथ के लिए जितने भी लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही आंसर है श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विठलनाथ। तो गलत नहीं करना है, ध्यान रखिए सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सुनीति शर्मा, बेबी सिंह,
अखंड AK-47, खुशी पांडे। जितने लोग यहां पर बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ। तो देखिए श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ। हम दो गोसाई पढ़ते हैं अपने हिंदी साहित्य में, एक हो गए गोसाई गोकुलनाथ जो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, और एक हो गए गोसाई विट्ठलनाथ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन, ये है विट्ठलनाथ जी की रचना। तो क्लियर हुआ, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता गोसाई विट्ठलनाथ हैं और 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता हैं। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि अष्टयाम के रचयिता हैं, जल्दी से आंसर करिए। क्या गोकुलनाथ हैं, क्या वल्लभाचार्य हैं, या फिर नाभादास हैं, या फिर तुलसीदास हैं? आंसर करिए, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो देखिए प्रश्न नंबर 38 जो था उसमें आपसे तीनों रचनाएं एक ही प्रश्न में पूछ ली थी उसने। श्रृंगार रस मंडन भी यहां था, 84 वैष्णवन की वार्ता भी यहां थी और अष्टयाम भी यहां था। जब भी हम कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो हम अगर उसके विकल्पों को लेके चलें तो शायद हमारी तैयारी और अच्छी हो सकती है। मैं चाहता तो वहीं उस विकल्प में आपको तीनों के रचयिता बता सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि आगे प्रश्न में आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं इसलिए मैंने वहां चर्चा नहीं की। तो देखिए अष्टयाम के रचयिता जितने भी लोग यहाँ पर नाभादास के लिए सी आंसर कर रहे हैं, एकदम सही आंसर है। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं गोसाई गोकुलनाथ और अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपके पेपर की दृष्टि से।